हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैंने एक सीरीज़ की थी जिसमें मैं राजस्थान के जीके वाई टॉपिक वाइज जीके किया था, टेस्ट किया था। वो सीरीज बहुत अच्छी चली थी, आप लोगों को पसंद आई थी। इसके अलावा अभी एक और सीरीज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की। इसमें कंप्लीट राजस्थान इतिहास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज करेंगे और डेली रोजाना एक टेस्ट करेंगे इसका। होप आपको ये भी सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो रोज़ाना इसमें करेंगे कम से कम 50 क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। और ये रोज़ाना आपकी टेस्ट सीरीज़ होने वाली है, तो लाइक कर दीजिए सारे के सारे। पहला दिन है वो शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को। और इस तरह की रोज़ाना अगर आपको वीडियोज़ लेनी है तो इस बटन पे ओके कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली आपको इसकी PDF भी मिलती रहेगी जो कि आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये सीरीज़ आपकी हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रोज़ाना ये सीरीज़ देखनी है और जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज बनी हुई है, एक ये दूसरी टेस्ट सीरीज है जो हमने शुरू की है। होप आपको ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए करते हैं राजस्थान के इतिहास की शुरुआत पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा मेवाड़ रियासत से। ये है कि मुगल और मेवाड़ के बीच में जो संधि हुई थी 1615 में, ये किन किन के बीच में हुई थी। ठीक है, उसमें अमर सिंह प्रथम शासन कर रहे थे जो महाराणा प्रताप के बेटे थे, और जहांगीर था। तो जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के बीच में हुई थी 1615 में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका पहले का हो जाता है सी। दूसरा है कि किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये बनाया था अजय राज ने, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। एक्चुअल में अगर आपको याद है, वासुदेव चौहान थे चौहानों के मूल पुरुष जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। सांबर के पास का जो भूभाग था, सांबर झील के आसपास का भूभाग है, ठीक है, ये सपादलक्ष कहलाता था और इनको सपादलक्ष के चौहान कहते हैं। और शाकंभरी के चौहान कह देते हैं कि शाकंभरी उनकी कुलदेवी है। और सांबर झील के पास में शाकंभरी माता का मंदिर भी बना हुआ है, तो शाकंभरी के चौहान भी कह देते हैं, इनको सांबर के चौहान भी कह देते हैं। ठीक है, तो राजधानी बनी थी, अजमेर बनी थी, वो अजयराज के शासनकाल में बनी थी। अगला कि पृथ्वीराज चौहान तीर्थ के पिताजी का नाम बताना है। इस वंश के जो अंतिम शासक रहे थे पृथ्वीराज चौहान तीर्थ है, इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर चौहान। ठीक है, सोमेश्वर चौहान ने 11 वर्ष तक शासन किया था लगभग। ये 1166 में बने थे। ठीक है, ठीक है, 1166 से लेकर 1177 तक इन्होंने शासन किया था। और 77 के बाद में पृथ्वीराज चौहान तीर्थ 11 वर्ष की उम्र में शासक बन जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखनी है, सोमेश्वर चौहान ने एक शिलालेख बनवाया था 1170 में, बिजोलिया का शिलालेख, अगर आपको याद है। बिजोलिया के शिलालेख में चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है और साथ में ये भी जानकारी मिलती है कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो वस्त गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। और एक जानकारी ये भी मिलती है कि सांबर झील का जो निर्माण करवाया था वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। बिजोलिया के शिलालेख में 1170 का है, सोमेश्वर चौहान का है, और सोमेश्वर चौहान है वो पृथ्वीराज चौहान तीर्थ के पिताजी का नाम है। अगला आपका है कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार कब किया था। देखिए, अधिकार किया था 25 फरवरी 1568 को। अगर आपको याद है, तीसरा शाखा जो कि 1567 में हुआ था, और उस समय वहाँ पर शासन कर रहे थे उदय सिंह जो कि सिरोही चले गए थे। 3 शाखे हुए हैं। पहला हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था 1534 में, और तीसरा हुआ था 1567 में, और अधिकार हुआ था 25 फरवरी 1568 को हुआ था। ठीक है, पांचवा है कि मारवाड़ के मालदेव का उत्तराधिकारी बताना है। मालदेव जिनको हम अस्मत वाला शासक कहते हैं। ठीक है, फारसी इतिहासकारों ने कहा था, ये जो निजाम जी है उन्होंने कहा था कि अस्मत वाले शासक, हिंदू बादशाह भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, इनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे चंद्रसेन। चंद्रसेन अगर आपको याद है, ये अंतिम शासक थे जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी। इनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहते हैं, भोला बिसरा राजा भी कहते हैं, वीर समर्थी राजा भी कहते हैं, महाराणा प्रताप के अग्रगामी पथ प्रदर्शक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनके बाद में मोटा राजा उदयसिंह शासन करने आए थे मारवाड़ में, राठौड़ शासन वंश में, जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी। राइट। चलिए अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो हुआ था, झाला बीदा ने इनकी रक्षा की थी, तो बी आपका राइट आंसर। साथ है कि राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, उसमें शाहजहाँ शासन कर रहे थे, तो शाहजहाँ ने उपाधि से सम्मान किया था राजा जयसिंह। और 8वां क्वेश्चन आपका ये है कि किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति बनाई थी। तो उसमें बनाई थी जसवंत सिंह ने। ठीक है, जसवंत सिंह ने अपनाई थी, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 9 नंबर है कि अजमेर के चौहानों को और किस चौहानों के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा कि इनका जो मुख्य मूल स्थान था वो सांबर के आसपास का भूभाग था, जो सपादलक्ष कहलाता था, और इसीलिए इनको सपादलक्ष के चौहान भी कह देते हैं, अजमेर के चौहान भी कह देते हैं, क्योंकि अजमेर को बाद में राजधानी बना दिया गया था। सांबर के चौहान भी कह देते हैं और शाकंभरी के चौहान भी कह देते हैं। राइट, तो सी आपका सही आंसर है। 10 नंबर की 1574 में अकबर की सेना के उत्तराधिकारी के बाद में, अकबर की सेना के अधिकारी के बाद में जोधपुर का प्रशासक है वो किसे नियुक्त किया गया था। और ये किया गया था बीकानेर के जो रायसी थे उनको। एक्चुअल में हुआ यह था, अगर आपको याद है, अकबर ने 1570 में नागौर में दरबार लगाया था। ठीक है, राजपूतों के
दीनता स्वीकार करने के लिए। उसमें बीकानेर में शासन कर रहे थे कल्याण सिंह। ठीक है, तो कल्याण सिंह ने दीनता स्वीकार कर ली थी, अपने 2 बेटों के साथ में गए थे। एक का नाम था राय सिंह और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज। ठीक है, पृथ्वी सिंह था, ये दोनों को लेके गए थे, दीनता स्वीकार की थी। इसलिए जो राय सिंह थे इनको तो जोधपुर के दुर्ग का उत्तराधिकारी बना दिया, और ये एक्चुअल में 1572 में हुआ था। ठीक है, और दूसरे बेटे पृथ्वी सिंह जो है इनको गागरोन के दुर्ग में भेज दिया गया था। गागरोन के दुर्ग में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ अगर आपको याद है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, जिसको 5वां वेद भी कहते हैं, 19वां पुराण भी कहते हैं। ये गागरोन के दुर्ग में लिखा था, वो इन्हीं के भाई थे, राय सिंह के और कल्याण सिंह के बेटे थे। चले 11 नंबर है कि सिसोदिया वंश का शासन है वो किस रियासत पर रहा था। सिसोदिया एक्चुअल मेवाड़ रियासत पर शासन किया था। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान जो है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ जो है, उसमें भी उन्होंने शासन किया था। प्रतापगढ़ हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। 12 नंबर है कि वह शासक कौन सा है जिसने सिपाही का अंश भी कहा जाता है, और कर्नल जेम्स टोड ने इनको सैनिक भगवाशेष भी कहा था, और ये राणा सांगा को कहा जाता है, संग्राम सिंह को, जो कि मेवाड़ के शासक थे। और बी राइट आंसर। ये है जरूर याद रखना है कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड जिन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, और ये राजस्थान पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर भी रहे थे, 1817 से 22 तक रहे थे, और उन्होंने ग्रंथ एक पुस्तक भी लिखी है, राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहे जाते हैं। अगला है कि जोधपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। ठीक है, स्वतंत्र इकाई रखना चाहते हो, उससे पहले याद रखिए कि एक्चुअल में क्यों रखना चाहते थे। अगर एकीकरण का टाइम था, और एकीकरण के टाइम पर जोधपुर रियासत एक्चुअल में ये चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ मिल जाए। 2 रियासत थी राजस्थान की ऐसी, एक जोधपुर रियासत थी और एक टोंक रियासत थी, दोनों पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। ठीक है, और एकीकरण के टाइम पर जोधपुर में जो अंतिम शासक थे अनुमंत सिंह, उन्हीं के टाइम पर ये हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था? अनुमंत सिंह के टाइम पर हुआ था। 14 नंबर है कि औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाली राजपूत राज्य कौन सा था, और ये था मारवाड़ राज्य। एक्चुअल में अगर आपको याद है कि दुराई का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1659 में अगर आपको याद है, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था उत्तराधिकारी को लेकर। ठीक है, उस टाइम पर एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो मारवाड़ में शासन कर रहे थे जसवंत सिंह। ठीक है, और जसवंत सिंह ने साथ दिया था दारा सिकोह का औरंगजेब के विरुद्ध में। तो दारा सिकोह, वो दोराई का जो युद्ध होता है उसमें दारा सिकोह हार जाता है, औरंगजेब जीत जाता है, तो मुगल बादशाह बने थे औरंगजेब। उसके बाद में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो औरंगजेब ने क्या किया कि नॉर्मली मारवाड़ रियासत को खालसा भूमि घोषित कर दिया। ठीक है, खालसा भूमि घोषित किया। खालसा भूमि का मतलब होता है जो सरकारी नियंत्रण की भूमि होती है। और बाद में जसवंत सिंह के बेटे हुए थे अजीत सिंह, इन्होंने 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, दोबारा उसको अधिकार किया था और अपना शासन स्थापित किया था। चलिए, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से वो किस शासक को जानते हैं? ये उपनाम है, हालगुरु कह दीजिए, राजगुरु कह दीजिए, ये महाराणा कुंभा का नाम था। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 16 नंबर है कि विषम घाटी पंचानन किसको कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी राणा हमीर को। यहाँ पर 2 चीज़ याद रखनी है। एक्चुअल में अगर आपको याद है 1303 में चित्तौड़गढ़ का जो साका हुआ था, 1303 में चित्तौड़गढ़ का, उस टाइम पर क्या हुआ था, जो गुहिल वंश था उसका अंत हो गया था। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा सिसोदिया वंश राणा शाखा की शुरुआत हुई थी, वो राणा हमीर ने की थी। किसने की थी? राणा हमीर ने की थी। ठीक है, इसीलिए इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, और विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। विषम, एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि इनको विषम घाटी पंचानन कहा किस में गया है। ठीक है, तो ये कुंभलगढ़ की जो परस्ती है ना, उसमें राणा कुंभा की जो है, उसमें नॉर्मली कीर्ति स्तंभ परस्ती में भी कहा गया है, उनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। याद रखना, दोनों चीज़ याद रखनी है, मेवाड़ के उद्धारक भी कहते हैं इनको। चलिए, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले प्रथम गुहिल शासक कौन थे? और पहले गुहिल शासक जो थे जिन्होंने जो राजधानी बनाई थी, वो थी जेतर सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? जेतर सिंह का। यहाँ पर अगर आपको याद है, एक छोटी सी घटना घटित होती है। एक्चुअली पहले क्या होता है कि चित्तौड़ जो है वहाँ पर मौर्य वंश का शासन था, मानमौरी शासन कर रहे थे, और 734 में नॉर्मली बप्पा रावल यहाँ पर आक्रमण करते हैं और इसको जीत लेके साथ में मिला लेते हैं, जिस टाइम पर नागदा को राजधानी बनाया जाता है, अगर आपको याद है। और इल्तुतमिश ने बाद में आक्रमण किया था, अगर आपको यह युद्ध हुआ था, भूताल का युद्ध हुआ था एक। भूताल के युद्ध में वो नागदा को तहस नहस कर देते हैं और उनको राजधानी चित्तौड़ को राजधानी बनानी पड़ती है, जो कि जेतर सिंह शासन कर रहे थे, उन्हीं के टाइम पर बनी थी ये। और 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि रणहस्तिन की उपाधि किसने दान की थी? रणहस्तिन युद्ध में हाथी समान जो होता है, ये वस्त्रराज ने दान की थी। वस्त्रराज के द्वारा, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक रहे थे ये। ठीक है, चलिए, अगर आपको याद है ओसिया, ठीक है, और जो कि जोधपुर में यहाँ के जो मंदिर है वो ऑलमोस्ट इन्होंने ही बनवाए थे वो सारे। चलिए, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? ठीक है, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम को 1 नंबर आपका राइट आंसर।
अगला है कि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी नागभट्ट द्वितीय ने धारण की थी। नागभट्ट द्वितीय के बारे में दो चीज़ें और याद रखनी है। एक तो कि इन्होंने कन्नौज को जीता था और कन्नौज को जीत कर राजधानी बनाई थी, वो इन्होंने ही बनाई थी। सेकंड चीज़, गंगा में समाधि लेने वाले जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे वो नागभट्ट द्वितीय थे। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखनी है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? उत्पत्ति से पहले ये याद रखिए कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। और चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिन्होंने तरन का पहला और दूसरा युद्ध लड़ा था, और इन्होंने कहा था कि इनकी राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। राइट। 22 नंबर है कि किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7,000 जात और 6,000 सवार की मनसबदारी दी थी? और ये किस वर्ष दी गई थी? ये दी गई थी 1605 के दौरान दी गई थी। ठीक है, 1605 में डी हो जाएगा राइट आंसर। 23 है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में हराया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था खातौली के युद्ध में हराया था। कौन से युद्ध में? खातौली के युद्ध में, बी आपका राइट आंसर। चलिए अगला है कि हरकेली नाटक का जो है संस्कृत में इसकी रचना किसने की थी? हरकेली नाटक जो है इसके बारे में दो तीन चीज़ें याद रखो। एक तो ये कि विग्रहराज चतुर्थ ने इसकी रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ जिनको विशल देव भी कहते हैं, कवि बांधव भी कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको याद है विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था अजमेर में। बाद में उसको 2.5 दिन के झोंपड़े में यानी 16 खम्भों की एक मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। उस 2.5 दिन के झोंपड़े में दीवारों में इसके कुछ अंश लिखे हुए हैं और फारसी भाषा के सबसे प्राचीन प्रमाण है वो भी वहीं से मिलते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखना। और 25 है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी वो थी भीनमाल यानी पीलो मोलो। तो ये भीनमाल थी राइट आंसर का 1 नंबर। 26 नंबर है कि किस चौहान शासक के द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित कर दिया गया था? ज्वालीपुर ये हुआ था विग्रहराज चतुर्थ के टाइम पर हुआ था। तो सी आपका राइट आंसर। 27 है कि किस कोटा नरेश को मुगल सेना के कंधार अभियान और मध्य एशिया के अभियान में वीरता देखने के कारण शाहजहां ने उनको बाद रफ्तार नामक घोड़े से पुरस्कृत किया था? ठीक है, तो उनका शासक का नाम क्या था? उनका नाम था जो कि राव माधोसी जो रहे थे, उनका नाम था। अब ये क्वेश्चन आपको इस तरह से याद रखना है कि बाद रफ्तार नामक घोड़ा किस शासक का है? तो राव माधोसी का है। क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। अगला है कि किस शासन काल में मुगल शासक फर्रुख शेर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था? ठीक है, और ये हुआ था जब बुद्ध सिंह शासन कर रहे थे। चलिए बहुत लंबी कहानी है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको याद रह जाएगा। एक्चुअली बूंदी में शासन कर रहे थे बुद्ध सिंह, मुगल बादशाह थे फर्रुख सिंह, और जयपुर में शासन कर रहे थे जय सिंह। ठीक है, अब जय सिंह की जो बेटी बहन थी उसका नाम था अमर कंवरी, और अमर कंवरी का विवाह हुआ था, वो हुआ था बुद्ध सिंह के साथ में। तो फर्रुख सिंह ने नॉर्मली बुद्ध सिंह को कहा जयपुर में जय सिंह पर आक्रमण करने के लिए, इसीलिए उन्होंने आक्रमण किया नहीं क्योंकि वो इनके जीजा साले लगते थे। इसलिए फर्रुख सिंह ने नॉर्मली क्या किया कि बुद्ध सिंह पे आक्रमण किया, यानी बूंदी को जीता और बूंदी का नाम बदल के कर दिया फर्रुखाबाद कर दिया था। और इसी घटना के बाद में हुआ था कि जो अमर कंवरी थी जो बुद्ध सिंह की पत्नी थी, उन्होंने मराठों को इन्वाइट किया था बूंदी में पहली बार। ये इन्हीं के टाइम पर हुआ था। वो इन्हीं की पत्नी थी अमर कंवरी जो बुद्ध सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने बूंदी में सबसे पहले मराठों को इन्वाइट किया था। चलो 29 कि किसके शासनकाल में जोधपुर पोलों का घर कहलाता था? और ये हुआ था नॉर्मली सरदार सिंह के टाइम पर हुआ था, सरदार सिंह के टाइम पर। चलिए 30 नंबर आपका है कि मध्यकाल में एक शासक के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजे जाने वाला जो पत्र होता था उसको क्या कहते थे? अधीनस्थ अधिकारी के जो पत्र होते थे उनको नॉर्मली परवाना कहा जाता था। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 31 है कि राज्य में चाय के प्याले में जो उफान आया था वह शांत हो गया है, और ये कथन है वो किस रियासत के बारे में कहा गया था? और ये बात है जयपुर रियासत के बारे में कहा गया था। जयपुर रियासत के बारे में 1 नंबर आपका राइट आंसर। 32 है कि बिना छजे का ढोला ढूंढा ये वाक्यांश किस शासक से संबंधित है? और बिना छजे का ढोला ढूंढा ये है जसवंत सिंह जो है उनके बारे में। जसवंत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे उन्हीं की बात कर रहे हैं। अगला है कि किस बूंदी नरेश ने अपने जीवन काल में अपनी ही स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार करवाया था? और ये किस शासक ने करवाया था? उम्मेद सिंह ने करवाया था, राव उम्मेद सिंह के द्वारा। 1 नंबर राइट आंसर। 34 है कि अकबर की बंदूक का नाम क्या था जिसने अकबर के चित्तौड़ दुर्ग के रक्षक जयमल को घायल किया था? उस बंदूक का नाम बताना है। बता सकते हैं किस किस को याद है उस बंदूक का नाम? फटाफट कमेंट करके बता दो। संग्राम। क्या नाम था? संग्राम। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 35 है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना दहे ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? और ये बचाया था उदयसिंह को बचाया था। ठीक है, उदयसिंह को। और उस पुत्र का नाम क्या था? चंदन नाम था। किसे बनवाया था? दासी पुत्र जो बनवीर था उनसे बचवाया था।
चलिए अगला आपका है कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कब कर लिया था, और ये किया था 25 फरवरी 1568 को किया था। चलिए किसके राज्याभिषेक को राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है? राजमहलों की क्रांति, और ये महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक को जाना जाता है, तो राइट आंसर 1 नंबर। 38 आपका है कि आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने किस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा था? ये हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। इंपॉर्टेंट आपका ये है कि एक तो ये है कि बादशाह का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध है वो किसने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को, ये याद रखना है। तो आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने कहा था। और नेक्स्ट आपका है कि विजयादित्य नामक कवि जो है वो किस राजा के दरबारी कवि थे? विजयादित्य जो थे ये थे जो हमीरदेव है उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, हमीरदेव के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में टोटल 17 युद्ध लड़े थे, और ये 16 युद्ध जीत भी गए थे, एक युद्ध हार गए थे। कौन सा युद्ध? जो रणथंबोर का युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, वो युद्ध हार गए थे 1301 में, जो रणथंबोर का साका हुआ था अगर आपको याद है। और राजस्थान का पहला साका, पहला जोर और पहला जल जोहर हुआ था। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था रंगा देवी, और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था पद्मला। उन्होंने जल जोहर किया था, जो राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है रणथंबोर के दुर्ग में। ठीक है, चलिए अगला आपका है कि सन 1936 में टोंक में जब हैजा फैला था तो किस नवाब ने घर घर जाके दवाइयाँ वितरित की थी? और ये सादत अली शासन कर रहे थे उस टाइम पर, सादत अली ने किया था। 1 नंबर राइट आंसर। अगला है कि किस कोटा नरेश ने कोटा और शेरगढ़ का नाम बदलकर कोटा का कर दिया था नंदग्राम, और शेरगढ़ का कर दिया था बरखाना? और ये किसके टाइम पर हुआ था? भीम सिंह के टाइम पर हुआ था। तो महाराव भीम सिंह शासन कर रहे थे उनके टाइम पर। 42 है कि राजस्थान के किस नरेश के द्वारा नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया था? स्वामी विवेकानंद का जो नाम दिया था, और ये किसके द्वारा दिया गया था? अजीत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, महाराजा जो अजीत सिंह है वो अब आपको अजीत सिंह, ठीक है क्योंकि उनका संन्यास लेने से पहले नॉर्मली जो है उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, और अजीत सिंह जो थे वो खेतरी जो है खेतरी के शासक थे, उन्होंने ये नाम दिया था। चलिए, और 43 आपका है कि जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? ठीक है, मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था दिवेर का युद्ध का। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, और ये भी कह सकते हो कि महाराणा प्रताप की जीत का श्रीगणेश हुआ था। जीत की शुरुआत हुई थी वो इसी युद्ध से हुई थी। 44 है कि 1857 के स्वतंत्र संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य की सेना भेजी थी? कोटा की जो विस्तृत क्रांति हुई थी जयदलाल और महाराव ने की थी अगर आपको याद है। ठीक है, उन्होंने 6 महीने तक के क्रांतिकारियों के अधिकार में रहा था। उसमें करौली के जो शासक थे उन्होंने सहायता की थी। करौली में शासन कर रहे थे उस टाइम मदनपाल शासन कर रहे थे। ठीक है, चलिए 45 है कि किस चौहान शासक ने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था? और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने लड़ा था, और पहला लड़ा था 1192 में लड़ा था, आपको याद ही होगा। 46 आपका है कि महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? और ये दिया था अजीत सिंह को। ठीक है, राज सिंह शासन कर रहे थे। 2-3 चीज़ें कनेक्शन बना के याद रखिए। देखिए उस टाइम पर मुगल बादशाह में औरंगजेब शासन कर रहा है, मेवाड़ में शासन कर रहे थे राज सिंह। राज सिंह वही है जिन्होंने राज प्रशस्ति बनाई थी। राज प्रशस्ति जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, संस्कृत भाषा में 25 शिलालेखों में, और अमर काव्य वंशावली ग्रंथ पर आधारित है, और रचनाकार जो थे रणछोड़ भट्ट तेलंग थे अगर आपको याद है। ये वही हैं रास में झील वाले। और मारवाड़े में उसमें अजीत सिंह थे। अजीत सिंह शासन नहीं कर रहे थे, बचपन में थे। दुर्गादास राठौड़ उनकी सहायता कर रहे थे, तो उनके जो सहयोग किया था वो राज सिंह ने किया था। चलिए अगला है कि राणा सांगा ने उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। और किसने लिया था? सेहलदी तंवर ने वापस लिया था। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 28 आपका है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से विरोध है वो जारी रखा था? और हल्दी घाटी के युद्ध बाद में उन्होंने चावड़ से रखा था। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 49 है कि कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है? गुहिलों ने मेवाड़ पर शासन किया था, बिल्कुल सही है। बाटियों ने जैसलमेर में किया था, सही है। और परमारों ने मारवाड़ पर किया था, इससे गलत है। मारवाड़ पर किया था राठौड़ों ने, और चालुक्यों ने गुजरात पर किया था, ये भी सही है। 50 नंबर है कि जयपुर के किस कछवा शासक को 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी? और ये थी जगत सिंह द्वितीय के टाइम पर हुई थी, तो राइट आंसर सी। तो कैसी लगी आपको सीरीज? ये पहले 50 क्वेश्चन मैंने कुछ तो डिटेल में बताए हैं, बाकी के जो आगे एक सीरीज़ करेंगे फुल डिटेल के साथ करते रहेंगे क्वेश्चन सारे के सारे। तो टोटल 1000 क्वेश्चन है, और इस तरह से अगर हम करेंगे तो पूरा सीरीज जो है पूरा इतिहास कवर हो जाएगा आपका 1000 क्वेश्चन में। ठीक है, तो होप आपको पसंद आएगी, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये पूरी सीरीज हम कर सकें। जितने भी 15-20 इसके टेस्ट बनते हैं तो डेली एक ही टेस्ट कवर करेंगे,
तो पूरी सीरीज हो जाएगी और डेली इसकी आप PDF ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हैं प्रहलाद सारन सर के नाम से। और इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक का पेज भी है जहाँ से आपको नई नई अपडेट आपको रोज़ाना मिलती रहेगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।